हेलो स्टूडेंट्स। आपने वर्क के बारे में पढ़ा। वर्क निकालने के सारे तरीके आपने सीखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस? नंबर वन, फर्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या है कंजर्वेटिव फोर्स? चलिए पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लें। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करिए। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स in a round trip। राउंड ट्रिप यानी क्लोज्ड पाथ, या पाथ के जगह पर लूप भी बोल सकते हैं। क्लोज पाथ और क्लोज्ड लूप बोलिए। क्लोज्ड लूप ऑफ the object is equal to zero, then the force is called conservative force। conservative force। अब क्लोज्ड पाथ यानी कि पोजीशन 1 से चला कोई ऑब्जेक्ट, पोजीशन 2 पे गया और फिर पोजीशन 2 से लौट करके पोजीशन 1 पे आ गया। चाहे ऐसे आवे या ऐसे आवे, जैसे भी आवे पोजीशन 1 पे आ गया। तो इनिशियल पॉइंट पर जब लौट के आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? पाथ जो है क्लोज हो जाते हैं। तो इसी क्लोज्ड पाथ को क्लोज्ड लूप भी बोलते हैं। और एक पॉइंट से चल के फिर वापस सेम पॉइंट पे आ गया तो इसको वन राउंड ट्रिप भी बोलते हैं। तो यदि कोई फोर्स से, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप में, एक क्लोज पाथ में, एक क्लोज लूप में, किसका क्लोज लूप, किसका क्लोज पाथ? ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका क्लोज पाथ। इसमें यदि वर्क डन बाय फोर्स 0 होते हैं, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्स का नाम रखा गया है कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसके एग्जाम्पल्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल force, force of elastic reaction, force of elastic reaction। elastic reaction में जैसे आपने पढ़ा टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन को पढ़ा आपने, टेंशन टी से ड्रॉट किए हैं हम लोग। इन अ स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग में, स्प्रिंग के शेप साइज को बदलने पर जो फोर्स आए स्प्रिंग के अंदर, जो फोर्स पैदा हुआ है स्प्रिंग में, उसको स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ऑफ इलास्टिक रिएक्शन है ये। इस तरह के फोर्सेस 12th क्लास में आएंगे। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, अब ये सब जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। सब इस सब का नाम याद रखना चाहिए हमें। कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फोर्स की कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, इसको याद रखने से हमें कोई भी प्रॉब्लम करने में मदद मिलती है। ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं कंजर्वेटिव फोर्स के, आइए उसको देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज
properties of conservative forces. नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, मैं बोलता हूं, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स along a closed loop, ब्रैकेट में लिख लीजिए, a round trip is equal to 0. Number 2, second property, work done by conservative force does not depend on the path between two positions along which an object moves, यानी कि जिस पाथ के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट चलते हैं, बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उस पाथ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड नहीं करता है। आप एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से सीधा ले जाइए h हाइट पे, एक ऑब्जेक्ट को आप कर्व पाथ के थ्रू ले जाइए सेम हाइट पे, तो आप देख सकते हैं यदि ऑब्जेक्ट का मास सेम है तो वर्क डन भी सेम आएगा दोनों पाथ में। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क किस पाथ से आप ऑब्जेक्ट को ले गए हैं उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल and final positions of the object। ये 3 प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव फोर्स का याद रखेंगे, जिससे कि हमें काम करने में आसानी होगा। अब जो हमने आपसे बात करा है थोड़ा मैं इसको दिखा देता हूं। ये ग्राउंड, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने उठाया, एक ये लिया हमने ऑब्जेक्ट, मास इसका m, वेट इसका हो गया mg। अब यहां से इसको ले गए हम h हाइट पे ले गए इसको। नाउ हमें निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से हम वर्क निकालें तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं वर्क में, फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इक्वल टू माइनस mg। जैसा कि हमने पढ़ा है वर्क निकालने के लिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, देन वर्क इक्वल टू माइनस fs, तो माइनस f के जगह mg और s के जगह पर h। अब आप यदि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधे नहीं ले जाके, ये ग्राउंड लेवल पर ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट जो है m मास की ऑब्जेक्ट, इसको ग्राउंड लेवल पे रखा और यहां से अब इसको सीधे नहीं h हाइट पर, ठीक है, h हाइट पर सीधा नहीं ले जाके अब हम इसको ले जा रहे हैं ऐसे ले जा रहे हैं, लाया हमने इसको चलाते हुए ऑब्जेक्ट को h हाइट पे लाया। हाइट इज h फ्रॉम द ग्राउंड से इस पॉइंट का हाइट जो है h है, यहां पर लाया ऑब्जेक्ट को। इसमें भी यदि आप वर्क निकालिए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दिस विल बी इक्वल टू माइनस mgh। तो इनिशियल
एंड फाइनल पोजीशन पर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करते हैं किस पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट को चलाए हैं, इस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सीधा ले जाएं या कर्व पाथ के थ्रू ले जाएं ऑब्जेक्ट को, दोनों में वर्क डन सेम होते हैं। चलिए बच्चों, अब दूसरा फोर्स जस्ट इसके अपोजिट फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखें उसको। आइए देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करिए, मैं बोलता हूं डिफाइन करिए। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ राउंड ट्रिप, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अलोंग क्लोज्ड लूप of the object is not equal to 0, is not equal to 0, then the force is called non-conservative force. For example, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में एक वर्ड और आप यूज कर लीजिए, अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन को, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ऐसे फोर्स जो मोशन को अपोज करते हैं वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब आने वाले प्रॉब्लम्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रिक्शन हमेशा फोर्स को हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन से वर्क पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ऐसे एग्जांपल्स हमें मिलेंगे, आप एनसीईआरटी के साथ साथ एससी वर्मा भी करते हैं, एरोडोव के बुक भी करते हैं। एससी वर्मा की बुक में, एरोडोव के बुक में ऐसे ऐसे हैं प्रॉब्लम्स, इसमें आप देख सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जिस समय अपोज करेगा फ्रिक्शन मोशन को, उस समय हम उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझेंगे। आइए इसके भी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लिख लें। प्रॉपर्टीज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के प्रॉपर्टीज, नंबर 1 लिख लीजिए, वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप of an object is not equal to 0. Number 2, work done by non-conservative force depends on the path along which an object travels from one point to another point। इधर आप फ्रिक्शन से वर्क निकाल करके देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये चलता है सपोज पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, let us suppose the displacement of object is s। रिलेटिव टू द फ्लोर, मान लीजिए ये फ्लोर है, फ्लोर के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुए हैं राइटवर्ड, एंड सो फ्रिक्शन फोर्स काम करेंगे किधर, लेफ्टवर्ड। और जैसा कि आप पढ़े हैं फ्रिक्शन में, ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम निकालते हैं
तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, W दिस इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं जैसा कि आप वर्क में पढ़े हैं, दिस इज माइनस एफ के इंटू एस। अब यदि कोई पोजीशन 2 से ऑब्जेक्ट को पोजीशन 1 पे लावे वापस राउंड ट्रिप, 1 से 2, 2 से 1, क्लोज पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर 2 से 1 जो वर्क लेंगे फिर वही होगा माइनस एफ के इंटू एस। दोनों को ऐड करिए तो क्या मिलेगा, माइनस 2 FK इंटू एस, मतलब बाय फ्रिक्शन वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट इक्वल टू 0। यह है बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क का रिश्ता है एनर्जी से, एनर्जी होते हैं तभी वर्क होता है। एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑब्जेक्ट डज वर्क, कोई ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है तो उसके पास में एनर्जी होना चाहिए। अब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, आइए देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा इसको मेंशन कर लीजिए। एनर्जी इज कैपेसिटी of an object to do work, मतलब कि एनर्जी जो होते हैं काम करने की कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, तो जितनी क्षमता होगी हम तो उतना ही काम करेंगे। एंड सो जितनी एनर्जी होगा उतने वर्क होगा। अब एनर्जी आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 तरह का, क्लास 9 में भी पढ़े हैं। कौन कौन से, ये टाइप्स ऑफ एनर्जी थोड़ी थोड़ी बेसिक से हम लोग लिंक ले रहे हैं जिससे कि आपको काम करना आसान हो जाए। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी, नंबर 1 फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, अब क्या है मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? आपने पढ़ा है लोअर क्लास में, इट इज एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो डायरेक्टली संबंधित है जो एनर्जी, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड विथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से? इसका एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसका सेकेंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये जो 2 तरह के एनर्जी हो गए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों है मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी चाहिए तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी हमारा है, ये है नॉन मैकेनिकल एनर्जी। नॉन मैकेनिकल एनर्जी, अब non-mechanical energy is that energy which is not directly related to Newton's second law of motion। ये वो एनर्जी है जो डायरेक्टली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड नहीं है। अब ऐसे एनर्जी के भी बहुत सारे टाइप्स आप पढ़े हैं, जैसे हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। इस तरह के जो एनर्जी हैं ये डायरेक्टली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड नहीं होता है। ऐसे एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी का नाम मिला है। अब हमारा जो
सबसे पहले स्टडी का पॉइंट है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब डायनामिक यानी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं उसके पास में जो एनर्जी होता है यानी एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे एनर्जी को नाम दिया गया काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए थोड़ी सी इसको भी डिफाइन कर दीजिए। इट इज एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी क्लास 9 से ही पता है आपको। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब इसको मैं के से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट में के लिखा करेंगे हम लोग, के फॉर काइनेटिक एनर्जी इस चैप्टर में लिखेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with a speed v is k equal to half m v square। बट अब थोड़ी सी एक बात पे गौर करेंगे। जो हम लोगों ने भी स्पीड लिखा है, एक्चुअली ये भी क्या है, तो जरा इसको आप क्लियरली समझ लें और आप इसको यूज करने के समय ध्यान रखेंगे। दिस भी इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट के पास में एक से ज्यादा वेलोसिटी भी आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए बोट रिवर में चल रहा है और बोट के ऊपर एक इंसान भी चल रहा है, तो जो वेलोसिटी बोट के पास है वो इंसान के पास तो है और खुद का भी वेलोसिटी इंसान के पास में है, तब तो दो वेलोसिटी आ गया इंसान के पास में। तो इस समय क्या करिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लीजिए क्या होगा इंसान का, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि एनर्जी तो इक्वल टू वर्क है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ले लेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे कि एक से ज्यादा वेलोसिटी यदि कभी किसी ऑब्जेक्ट के पास में आ गया तो वहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी ले लेंगे, निकाल लेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड देन पुट कर लेंगे यहाँ पे। और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसे वेक्टर के रिजल्टेंट आप निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे रिजल्टेंट, फिर इस फॉर्मूला में डालेंगे। अब क्लास 11 के बच्चे को स्कूल एग्जाम में डिराइव करने के लिए दिया जाता है, आप इसको डिराइव करो, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा डिराइव भी करवा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं तो शुरू से बोला हूं कि आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी नोट्स बन रहे हैं। वीडियो सुनिए, नोट्स लिखिए, उस नोट्स को देख करके एग्जाम दीजिए, प्रॉब्लम सारी बुक का सॉल्व करिए। तो चलिए थोड़ा सा इसका डेरिवेशन कर देते हैं। ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर डिफाइन कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to total work done to accelerate the object from
रेस्ट, रेस्ट तो क्या होगा, u 0 होंगे, टू सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसको मैं भी लिखते रहा हूं, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर रिवर्स में भी बोलते हैं लोग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन टू डेसिलरेट, टू रिटार्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी टू रेस्ट। या तो रेस्ट से मोशन करने में टोटल वर्क डन निकालिए, या फिर मोशन से रेस्ट करने में टोटल वर्क डन निकालिए। v की वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। चलिए तब वर्क डन dw by the force F in a small displacement, डिस्प्लेसमेंट को मैं dx लिख रहा हूं, dx जो मर्जी हो लिख सकते हैं। चलिए नाउ इसको रिजल्टेंट फोर्स कर देता हूं, थोड़ा आपको समझना आसान हो जाएगा। तब रिजल्टेंट फोर्स dw इज स्मॉल वर्क डन, d लग गया स्मॉल हो गया, स्मॉल वर्क डन, d से स्मॉल को डिनोट करते आ रहे हैं, dw इज स्मॉल वर्क डन। आप चाहें तो स्मॉल लिख भी सकते हैं, चलिए मैं भी लिख देता हूं स्मॉल वर्क डन dw बाय द रिजल्टेंट फोर्स F इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। लिखा हमने dw इक्वल टू F dx। अब जिधर रिजल्टेंट फोर्स होता है उधर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उधर एक्सेलरेशन होता है, एंड सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एंड सो वर्क इज Fs। जैसा कि याद होगा, वर्क को हमेशा नजर में रखिएगा, when force displacement are in same direction, work is Fs cos 0 डिग्री, यानी कि Fs तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। नाउ F को लिखा m into a, रिजल्टेंट फोर्स m into a dx। नाउ a को लिख लीजिए dv by dt, एक्सेलरेशन कैलकुलस में जो पढ़े हैं dv by dt। और आपको सारा पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, थोड़ा भी दिक्कत हो तो फिर आप तुरंत जो है पीछे की चैप्टर्स का लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, वहां से मैं लिंक आपको दे रहा हूं, हमेशा दिया हूं, ठीक है। ठाकुर सर स्मॉल लेटर में यूट्यूब पर टाइप करिए, आपको सारा प्लेलिस्ट मिलेगा, पीछे का लेक्चर देखिए, फिर आगे बढ़िए। तो ये लिखा dv by dt dx। नाउ m dv को यहाँ पे रखा हमने, dx by dt एक जगह हमने कर दिया dx by dt। ऐसा करने से m dv dx by dt भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज v, और हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, वर्क स्केलर, एंड सो राइट साइड भी मैग्नीट्यूड लिए जा रहे हैं हम लोग। तो dx by dt को भी लिखा dv। नाउ टोटल वर्क डन w, तो फिर टोटल वर्क डन w। अब किस प्रोसेस में टोटल वर्क डन, तो टू एक्सेलरेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट u, 0 से एक्सेलरेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, टू सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइनाइट वैल्यू से v से बढ़ गया है वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v, एंड सो इसको dw को इंटीग्रेट करेंगे तो w राइट साइड m इंटीग्रेशन v dv। और इंटीग्रेशन का लिमिट डालिए, तो v वेरिएबल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड बाद की वेलोसिटी v है,
अब इंटीग्रेट कर दीजिए, आ गया रिजल्ट। चलिए तब इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे, रिजल्ट मिलेगा हमें। अब क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए, इंटीग्रेट करके क्या रिजल्ट आता है। जो इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वल टू m v पावर 2 बाई 2। तो इंटीग्रेशन आपको आता है, मैं मान के चलता हूं आप सबको अब इंटीग्रेशन आते हैं। चलिए फिर भी मैं साइड में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और हम लोग लिमिट डाल के इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्लस कांस्टेंट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ लिमिट इनिशियली 0, बाद में v है, रखते जाइए m, अपर लिमिट डाला v के जगह पर, v अपर लिमिट को पुट करा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस v के जगह लोअर लिमिट 0 पुट करा तो 0। नाउ दिस इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। नाउ देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। अब यहीं पर एक बहुत अच्छा सा एक थ्योरम दिया गया है जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं, और ये सबसे बढ़िया थ्योरम है इस चैप्टर में। इसको यूज करने पर एक से एक क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपके सॉल्व हो जाते हैं। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, या बहुत लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट दे दीजिए। वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को पार्टिकल भी बोलते हैं, पार्टिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, देखिए, इज इक्वल टू चेंज in kinetic energy, change in kinetic energy of the object, that is W। अब इसमें मैं टोटल लगा रहा हूं। अब इसका दो लैंग्वेज मैंने बोला है, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। पहले हमने लिखा है वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स से वर्क, तो सारे फोर्स से वर्क हो गया, टोटल वर्क डन हो गया। या फिर कोई इसको समझे टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स लगे हैं सारे फोर्स से वर्क निकाल करके ऐड कर लीजिए, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन अ पार्टिकल। नाउ दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है बच्चों वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कभी भी एनर्जी का काम करना हो, वर्क का काम करना हो, तो सबसे पहले इसको सोचिएगा, इसको सोचेंगे, इसकी मदद लेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम वर्क से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड जो है इससे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, इसको प्रूफ कर दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपके स्कूल्स में आ सकते हैं, आते हैं, इम्पोर्टेंट होता है।
मेंशन कर दीजिए स्मॉल वर्क डन DW इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं dx बोल रहा हूं बट स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बाय द रिजल्टेंट फोर्स को F से डिनोट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट is dW इक्वल टू F dx। जिधर रिजल्टेंट फोर्स होंगे उधर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन सेम डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट Fs फोर्स की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट फोर्स m into E dx। नाउ फिर पहले की तरह जैसे अभी किए हैं काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं, ठीक उसी तरह से m a dv by dt डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड है, एंड सो मैग्नीट्यूड dx इक्वल टू m। अब dx by dt फिर एक जगह पे, dv को एक जगह कर लेते हैं, ब्रैकेट में डाल लिए, dx by dt। अब dx by dt भी जैसा कि अभी करे हैं हम लोग इससे पहले वाले काम में जैसे कि करे हैं। अब स्कूल एग्जाम में आता है राइट एंड वेरीफाई, राइट एंड प्रूव वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट दे देंगे और फिर उसको थोड़ा सा जो है डिराइव करके प्रूफ कर देंगे। नाउ दिस इक्वल टू m dx by dt is v dv। now if object has initial speed vi and its final speed is vf, then total work done या कहिए वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, टोटल वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स W dW का इंटीग्रेशन लेंगे, dW का इंटीग्रेशन W इक्वल टू राइट साइड इंटीग्रेशन ले रहे हैं, मास कांस्टेंट इंटीग्रेशन v dv। अब इनिशियल स्पीड vi हमने सपोज कर लिया, फाइनल स्पीड को vf हमने सपोज कर लिया है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो दिस इक्वल टू m v पावर 1 x पावर n का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 vi इनिशियल स्पीड vf फाइनल स्पीड। नाउ m पुट करिए पहले अपर लिमिट, तो vf स्क्वायर by 2 minus vi square by 2। now this equal to m से multiply half m vf square minus half m vi square। अब देखिए बच्चों क्या आ गया, फाइनल स्पीड एंड सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड, so this is initial kinetic energy, and so work done by resultant force, total work done by all the forces, this is equal to, चलिए इसको मैं एक जगह लिख देता हूं, ठीक है, और इसमें टोटल भी लगा दे रहा हूं। now this is called work energy principle। अब आप यदि इनिशियल वेलोसिटी u लिखते हैं तो u लिख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी v लिखते हैं v लिख लीजिए, मर्जी तो अपनी है, सिंबल जो भी यूज करना चाहें। फिजिक्स कभी नहीं कहता है कि आप यही सिंबल यूज करो, सिंबल तो अपनी चॉइस पे चलता है।
तो ये हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पूरी जानकारी ले लिया, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग काम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है आइए देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको जनरली लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी, चलिए थोड़ा सा इसको भी डिफाइन करिए। इट इज एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of या ड्यू टू बोलिए, by virtue of या ड्यू टू change in configuration, change in configuration, change in configuration का मतलब compressed और स्ट्रेच्ड। जैसे कोई स्प्रिंग है, कंप्रेस्ड है, स्ट्रेच्ड है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का ये मतलब होता है कि आपने स्ट्रेच कंप्रेस कर रखा है या आपने स्ट्रेच कर रखा है किसी का, ठीक है ना, जो शेप साइज है उसको बदल रखा है। तो शेप साइज जब बदल जाते हैं तो कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। एंड पोजीशन ब्रैकेट लिख लीजिए, और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सिस्टम। अब कोई सिस्टम है, सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें एक ऑब्जेक्ट का जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। मान लीजिए कि सिस्टम में किसी का जो है हाइट चेंज हो गया। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे या ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि दो मासेज हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गए, कम हो गए, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड करता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन पोजीशन या कहिए हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी के कई सारे वैरायटीज हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का रिश्ता है कंजर्वेटिव फोर्स से। कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक साथ होता है। अब इनका क्या रिश्ता है मैं लिख रहा हूं, एफ और सी लगा रहा हूं, सी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एफ सी, दिस इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा, इससे बहुत काम आप आसानी से करेंगे। अब ये जो एफ सी है दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप कंजर्वेटिव फोर्स जान चुके हैं, यू पोटेंशियल एनर्जी। अब जो आर है, आर डिनोट्स पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट। डी यू बाई डी आर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट। इन रेशियो को, इस रेशियो को एक नाम दिया गया है डी यू अपॉन डी आर। इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। और मैं दोनों टर्म का नाम अलग अलग कर देता हूं। यू तो लिख चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं, एंड आर डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में है डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन वेक्टर यानी कि जितने डिस्टेंस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ उस डिस्टेंस से डिवाइड लीजिए, आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट।
नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब यदि कभी हमें निकालना हो पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिलता है। तो फिर डी यू इक्वल टू माइनस एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स डी आर। लेकिन अब यहीं पर बच्चों ध्यान रखना है हमें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होते हैं। नाउ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया ये, एंड दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर इसमें हम लोग बेटर होगा कि इसको हम लोग ऐसे लिख लें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख लें, जिससे कि डिफरेंट कंडीशंस जो वर्क का पढ़े हैं हर कंडीशन में हम निकाल सकें। अब यहां से यदि माइनस साइन को हम इधर कर लें, ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क करता हूं। ये दो इक्वेशन फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे अब आगे। अब यदि माइनस साइन को हम इधर कर दें तो फिर यहीं से हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस साइन को इधर लाया, इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब कभी भी ऐसे लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को डेल्टा यू लिख लिया करेंगे। नहीं यदि कैलकुलस यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर डी यू डी आर, नहीं यदि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके पास में है तो फिर आप उसको ऐसे लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। इस इक्वेशन को भी मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको मार्क करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग में, जब आप उसके साइज को, उसके लेंथ को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उसके पास में आता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। शेप साइज बदलने पर जो पोटेंशियल एनर्जी आते हैं उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं कि एक स्प्रिंग में कितना होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी of a spring U equal to half K spring constant x square। जैसा कि लॉज ऑफ मोशन में ऑलरेडी हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन किए हैं, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यू से डिनोट करा हमने पोटेंशियल एनर्जी को। दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब एक्स क्या है, एक्स इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और ये जो चेंज इन लेंथ है x, इसको आप एलोंगेशन मतलब इंक्रीज इन लेंथ और कॉम्प्रेशन मीन्स डिक्रीज इन लेंथ दोनों समझेंगे। किसी स्प्रिंग के लेंथ x इंक्रीज हो गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होकर के हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाते हैं। यदि किसी स्प्रिंग के लेंथ में कंप्रेशन x हो गया, चेंज इन लेंथ x हो गया, कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को x लेंथ से, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाते हैं इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप mgh जनरली लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें m तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियरली m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसको आप क्लियर करेंगे, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, चलिए इसको इशारा कर देते हैं, m इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले गए उस ऑब्जेक्ट का मास है m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो h है, h पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट from the lowest possible lowest position, from the possible कर दीजिए, possible lowest position of its cm center of mass। अब पॉसिबल लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन कहते किसको हैं, जहां पर हाइट मिनिमम होता है। आप अर्थ के सरफेस पर h0 लिया करते हैं जनरली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें अर्थ के सरफेस पर हाइट 0 लेना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ऐसा नहीं है। क्यों? तो सुविधा के लिए हमें इजाजत है कि हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के समय कहीं पर भी h0 ले सकते हैं और वहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम 0 ले सकते हैं। देन वहां से h हाइट ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, नई रेफरेंस पॉइंट जहां पर आपने h0 ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया, यहां से यदि h डिस्टेंस नीचे, ठीक है, h डेप्थ कहिए नीचे चले गए, पोटेंशियल एनर्जी -mgh हो जाएंगे। तब ये जो h है, ये h आपको लेना है उस जगह से जहां पर कि सेंटर ऑफ मास का लोएस्ट पोजीशन हो। अब ये पता कैसे लगावे, तो देखिए एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए, फ्री फॉल में छोड़ दीजिए। अब ये गिरते 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 कहाँ आवेगा, ये ग्राउंड पर आवेगा, ये हो गया ग्राउंड, यहाँ पर आवेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हाइट लिया हमने 0, ग्राउंड के सरफेस पर हाइट लिया 0, यहाँ पे लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ऑब्जेक्ट h हाइट पर यदि है तो फिर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास तक इसका हाइट देखेंगे हम, तो हमने 0 ऑफ पोटेंशियल, कैपिटल यू कर दें, 0 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि रेफरेंस पॉइंट यहां पर ले लिया हमने, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया ग्राउंड पर, तो जब ग्राउंड पर हमने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन ले लिया हमने यहां पर h0, मान लीजिए y एक्सिस है तो y0। अब यहां से ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है ये हमने देखा कैपिटल H, तो अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब बच्चों यदि यहां से सपोज कोई गड्ढा हो गया नीचे, h डेप्थ में गड्ढा हो गया नीचे यहां से, और यहां पर चाहिए पोटेंशियल एनर्जी,
कुछ नहीं, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव लेते हैं हाइट वाई एक्सिस, तो ओरिजिन के नीचे वाई एक्सिस यानी कि हाइट नहीं डेप्थ बोल लीजिए, एच निगेटिव ले लीजिए। तो फिर ओरिजिन से ऊपर रेफरेंस पॉइंट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आप ले रहे हैं, हाइट 0 ले रहे हैं, वहां से ऊपर mgh पॉजिटिव, तो यहां से नीचे mgh निगेटिव ले लीजिए। आराम से फिर प्रॉब्लम करिए। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करने के समय थोड़ा सा आप इसको भी पहचान लें। यदि हमें कहीं पर लॉस गेन चाहिए, लॉस इन ग्रेविटेशनल, शॉर्ट किया हमने वर्ड को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg इनटू लॉस इन हाइट, देख लीजिए, इनटू लॉस इन हाइट देख लीजिए, और डायरेक्ट निकाल लीजिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां से 1 मीटर नीचे आया, हाइट में लॉस 1 मीटर हो गया, तो mg इंटू 1 करिए, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएंगे। सिमिलरली गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू mg इंटू गेन इन हाइट। देख लीजिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और यहां से यहां आ गया, 2 मीटर ऊपर चला गया, यहां से यहां 2 मीटर मान लीजिए ऊपर चला गया। हमें चाहिए कितना इंक्रीज हुआ, कितना गेन हुआ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो क्या करेंगे mg इनटू यहां से यहां इंक्रीज यानी गेन इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट लीजिए, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए, अपनी कॉन्वीनियंस के लिए लोग ले लेते हैं कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी 0 का पोजीशन कहीं पर, हाइट 0 कहीं पर ले सकते हैं, और वहां से यदि हाइट बढ़ा तो गेन निकाल लीजिए, हाइट कम हुआ लॉस निकाल लीजिए। फिर अब चेंज, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फिजिक्स में हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होते हैं चेंज, और गेन भी होता है, इंक्रीज भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फिर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कहीं पर हमें, तो वहां पर आप गेन निकाल सकते हैं, या फिर वहां पर आप यदि लॉस पता चल गया है तो लॉस का नेगेटिव कर दीजिए, तो लॉस का नेगेटिव, लॉस का अपोजिट क्या होगा, गेन होगा। तो मैं लिख दे रहा हूं माइनस लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो किसी का भी यदि लॉस मालूम है तो लॉस में माइनस डालिए, गेन हो जाएगा, लॉस का अपोजिट माइनस यानी अपोजिट कर दीजिए। लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, माइनस साइन लगाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो गेन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस पर नजर रखे रहेंगे, बहुत आसानी से प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी की हमने कॉन्सेप्ट ले लिया है, अब थोड़ी सी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा अगली क्लास में, और देन उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, फिर प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।